देखिए, सबसे मज़बूत दावेदारी अगर बेगूसराय सीट को लेकर कहें तो सीपीआई, क्योंकि सीपीआई शुरू से ही बेगूसराय में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। उसकी दावेदारी का सबूत है कि हमारे बेगूसराय विधानसभा में 2-2 विधायक। हमारा स्टैंड कल था सीएए को लेकर, वो आज भी हमारा स्टैंड वही है। हम सीएए पे कल भी सरकार के विरोध में थे कि ये गलत है। वहाँ पे नागरिकता देने की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, पड़ोसियों की बात करते हैं, तो आप फिर श्रीलंका से आए हुए ब्राह्मणों को क्यों भूल जाते हैं? श्रीलंका से आए हुए मुसलमानों को क्यों भूल जाते हैं? रोहिंग्यों को क्यों भूल जाते हैं? तिब्बत और भूटान से आए हुए लोगों को क्यों भूल जाते हैं? आपको सिर्फ 3 ही देश क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पर अब धर्म की राजनीति। साल के बाद हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है यही कि आप जितना तांडव करना है कर लीजिए, जितना उछलना है उछल लीजिए। 5 साल के बाद आपकी मालिक जनता होगी। आपने 5 साल जनता को ठगा, बदला जनता को लेना है। 5 साल के बाद जनता अपने वोट से अपना बदला लेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। इस वक्त मैं वार्ड पार्षद और भाकपा नेत्री डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर जी से बात करने जा रहा हूं। लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। बिहार में 40 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होगा और बेगूसराय लोकसभा के लिए 13 मई को मतदान है। इसी चुनावी मुद्दे को लेकर मैं भाकपा नेत्री व पार्षद डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर जी से बात करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेगूसराय फ्रंटलाइन का भी धन्यवाद कि इस मुद्दे पर मुझसे बात करने आए। चर्चा में है डॉक्टर कन्हैया कुमार फिर एक बार कांग्रेस के टिकट पर यानी महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, इसकी काफ़ी चर्चा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती है तो डॉक्टर कन्हैया कुमार आएँ या कांग्रेस के कोई भी नेता आएँ, महागठबंधन का जो धर्म है, नियम है, तो सब लोग उनका समर्थन करेंगे और उनको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन अभी किसी व्यक्ति के नाम पर कोई मुहर लगी नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि डॉक्टर कन्हैया कुमार लड़ेंगे या सीपीआई के कोई नेतृत्व के नेता लड़ेंगे या राजद के लड़ेंगे, क्योंकि जब तक कि वहाँ से इस बात की हरी झंडी नहीं मिल जाए कि हमारे यहाँ से लड़ कौन रहा है, तो किसी भी नाम पर पूरी तरह से कह सकते हैं कि हम सटीक नहीं कह सकते हैं कि हाँ यही व्यक्ति चुनाव लड़े। बेगूसराय सीट को लेकर भाकपा भी कमर कस चुकी है और इस सीट से चुनाव लड़ने का दावा कर रही, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बात सभी लोग जानते हैं। पूरे हिंदुस्तान में बेगूसराय के बीहट को लेनिनग्राद कहते हैं। बेगूसराय में सीपीआई हमेशा से बहुत मजबूत रही है और ज़मीनी स्तर पर सीपीआई ने हमेशा यहाँ काम भी किया है। आप देख सकते हैं, जब भी सीपीआई का कोई आंदोलन हुआ, जब भी सीपीआई ने किसी तरह के भी मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाई, तो सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर आते हैं। तो यहाँ सीपीआई की मजबूत स्थिति है। सीपीआई के सभी कार्यकर्ता मुस्तैदी से अपने कामों को कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारी सबसे बड़ी दावेदारी है। महागठबंधन में सबसे मजबूत दावेदारी किनकी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे मजबूत दावेदारी अगर बेगूसराय सीट को लेकर कहें तो सीपीआई की है, क्योंकि सीपीआई शुरू से ही बेगूसराय में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। उसकी दावेदारी का सबूत है कि हमारे बेगूसराय विधानसभा में 2-2 विधायक हैं। हमारे पास बखरी में विधायक हैं सीपीआई के, तिगड़ा विधायक हैं सीपीआई के, तो सीपीआई अपनी स्थिति में मजबूत है। और आपने कहा 2 विधायक हैं, 2 विधायक तो राजद के भी हैं। लेकिन राजद के विधायक हैं, लेकिन पिछली बार जो सेकंड रनर रहे थे कन्हैया जी, डॉक्टर कन्हैया कुमार, तो वो चुनाव लड़े थे सीपीआई सिंबल से, कांग्रेस से नहीं लड़े थे। तो वो वोट जो उनको मिला वो सीपीआई का वोट था। तो हम विजेता नहीं बने थे, लेकिन हम रनर तो रहे थे, सेकंड रनर तो हम ही थे, इसलिए भी हमारी दावेदारी मजबूत है। अभी महागठबंधन में मंथन का दौर चल रहा है, ये क्लियर कब होगा? उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में क्लियर हो जाएगा कि बेगूसराय से कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और फिर जब पार्टी का क्लियर हो जाएगा तो प्रत्याशी भी क्लियर हो ही जाएगा। आज से कल तक में हमको लगता है कि तस्वीरें साफ होंगी। क्या इस बार का क्या चुनावी क्या मुद्दा होगा? देखिए, चुनावी मुद्दा हमारा जो है वो जनहित से जुड़ा है। महंगाई है, बेरोज़गारी है। अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की, चुनावी चंदा, ईडी, सीबीआई जितनी एजेंसियां हैं उनको जिस तरह से निजी कार्यों के लिए उपयोग किया गया,
तो इससे जनता को अवगत कराना ज़रूरी है कि देश लोकतंत्र से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, महिलाओं की भागीदारी का मुद्दा है। हम कह सकते हैं कि भारत में जिस तरह से मनमाने ढंग से इन्होंने एक ख़ास से धर्म को टारगेट किया, चाहे वो सीएए लाकर किया हो या जब भी किया, 14 के बाद लगातार देख रहे हैं कि हम निशाने पर हैं। तो हम भारत के नागरिक हैं और हम भारत के नागरिक को आप निशाने पे लेकर के राजनीति करते हैं, धर्म के मुद्दे के साथ राजनीति करते हैं, तो इसको लेकर हम तो उतरेंगे इलेक्शन में, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, हमें समान अधिकार है। सीए की चर्चा हो रही है, सीए कानून बन गया, मुहर लग गया, इस पर क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, हम 2019 में भी जब सीए पास हुआ था, तब भी हम उस बिल के विरोध में थे जब वो एक्ट बना था। और आपको याद होगा कि तब भी हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर उसको लेकर के धरना दिया था। वो तो कोरोना आ गया तो हमारे धरने को बीच में छोड़ना पड़ा, क्योंकि पहले लोगों के स्वास्थ्य का मैटर था। लेकिन जो हमारा स्टैंड कल था सीए को लेकर, वो आज भी हमारा स्टैंड वही है। हम सीए पे कल भी सरकार के विरोध में थे कि ये गलत है। जब भारत धर्मनिरपेक्ष है तो आप धर्म को आधार बनाकर नागरिकता प्रदान नहीं कर सकते हैं। हमारे देश की आबादी पहले ही इतनी ज़्यादा है, हम चाइना को पछाड़ चुके हैं, और आप अलग से 3-4 करोड़ लोगों को अगर नागरिकता देते हैं तो उनको सुविधा कहाँ से देंगे? हमारा अधिकार काट कर देंगे। तो हम कल भी उसी बात पर थे। और जब आप नागरिकता देने की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, पड़ोसियों की बात करते हैं, तो आप फिर श्रीलंका से आए हुए ब्राह्मणों को क्यों भूल जाते हैं? श्रीलंका से आए हुए मुसलमानों को क्यों भूल जाते हैं? रोहिंग्यों को क्यों भूल जाते हैं? तिब्बत और भूटान से आए हुए लोगों को क्यों भूल जाते हैं? आपको सिर्फ 3 ही देश क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पर आप धर्म की राजनीति कर। चुनाव के मौके पर भाजपा को कहीं ना कहीं जो राजनीतिक लाभ के लिए ये सीए का इस्तेमाल किया जा रहा, वोट बैंक के लिए। उन्होंने यहाँ पर 2 चीज़ों का सहारा लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, तो उन्हें लगा कि कल के न्यूज़पेपर का हेडलाइन होगा इलेक्टोरल बॉन्ड। उन्हें लगा कि कल के टीवी डिबेट का चर्चा का विषय होगा इलेक्टोरल बॉन्ड। तो आपाधापी में रात में आते हैं और घोषणा कर देते हैं। ये तो इनकी फितरत है ना, नोटबंदी रात में होती है, जीएसटी लागू हो जाता है अचानक से, तो इनकी फितरत में ये शामिल था, शुमार है। तो इन्होंने रात में घोषणा कर दिया कि सीए लागू हो गया, ताकि कल के न्यूज़पेपर का हेडलाइन भी बदल जाए, इनकी कमी पर चर्चा ना हो, इनके जो इन्होंने अपने कह सकते हैं काले धन को छुपाने का धंधा किया था उस पर चर्चा ना हो। तो ये रात में सीए ले आते हैं और फिर सोचते हैं कि इससे इनका वोट का ध्रुवीकरण भी हो जाएगा, क्योंकि सीए के मुद्दे पर ये धार्मिक रूप से लोगों को भड़का करके इकट्ठे करेंगे कि अरे देखो, हमने तो तुम्हारे लिए सीए ले आए, हम तो मुसलमानों को देश से निकालना चाहते हैं, उनका धन दौलत तुमको दिलवा देंगे, वो चले जाएंगे देश छोड़कर। तो ये तो बरगलाने का, भ्रमित करने का इनका पेशा है। क्या राजनीति पर इसका सीए जो कानून बन गया, क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, अभी हमारे देश की जनता इलिटरेट नहीं है, लिटरेट हो चुकी है। आप उनको बरगलाने के लिए धार्मिक रूप का सहारा लेते हैं, लेकिन जनता भी चीज़ों को देख रही है कि सबका साथ सबका विकास कितना हुआ। आपने गैस के दाम कम नहीं किए। जब आप 14 में आए तो गैस के दाम जितने थे आज उसके दुगने से भी ज़्यादा हो गया। पेट्रोल डीजल महंगे हैं, चावल, दाल, दही, दूध, मक्खन, पनीर, आम लोगों के रसोई की चीज़ों पर आपने जीएसटी लगा दिया, बच्चों की शिक्षा पर जीएसटी लगा दिया, अस्पताल के बिल पर जीएसटी लगा दिया। क्या है ये? आपने महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की, क्या जनता में इसका असर है? जनता क्यों नहीं सड़क पर उतर रही है महंगाई के मुद्दे को लेकर? देखिए, दमनकारी नीति इनकी है। जनता भी उतरना चाहती है, लेकिन ये देख रहे हैं हाल के दिनों में कि जो इनके विरोध में खिलाफ में आवाज़ उठाता है, ये उन पर कह सकते हैं कि अपनी तमाम एजेंसियों को जो ये अपने पॉकेट में रख कर बैठ गए हैं, वो उनका प्रयोग करके उनको दबाने का कोशिश करते हैं, नोटिस देने का। आप देख सकते हैं कि 2019 के सीए धरना के कई लोग आज भी जेल में बंद हैं। आपने देखा जैसे सीए आया, सुमैया राणा के घर पर उनको घर होम अरेस्ट कर दिया गया। तो कई सारे ऐसी चीज़ें कि जनता डर से भी नहीं उतरती है, लेकिन जब चुनाव होगा, मतदान का महापर्व होगा, तो जनता इनको अपने वोट से जवाब देगी। इतना जनता भी समझ रही है, क्योंकि आम लोगों के रसोई से दाल गायब हो गया, प्याज गायब हो गया, दूध दही गायब हो गया, तो जनता उसको देख रही है ना कि आज उनके लिए शिक्षा महंगा हो गया, स्वास्थ्य महंगा हो गया, कई चीज़ें हैं जिसको जनता झेल रही है। चुनाव तो करीब है, चुनाव में मौका है, 5 साल में एक बार आता है।
बिल्कुल, 5 साल के बाद हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है यही कि आप जितना तांडव करना है कर लीजिए, जितना उछलना है उछल लीजिए। 5 साल के बाद आपकी मालिक जनता होगी। आपने 5 साल जनता को ठगा, बदला जनता को लेना है। 5 साल के बाद जनता अपने वोट से अपना बदला लेगी। क्या माहौल है जिले में? क्या लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है? जनता में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह दिख रहा है, फुल एनर्जी के साथ लोग लगे हुए हैं। और आज आप देख सकते हैं कि हर चाय की दुकान, हर चौक चौराहे पर चुनाव को लेकर चर्चा हो रहा है। अभी चर्चा प्रत्याशी को लेकर हो रहा है, आने वाले दिन में चर्चा मुद्दों को लेकर होगा और देखते ही देखते चुनाव का दिन आएगा और जनता अपने मत का प्रयोग करके सही सरकार चुनने में मदद करेगी। आपने 2019 का लोकसभा चुनाव देखा और 24 का चुनाव होने जा रहा। भाजपा को शिकस्त देने के लिए महागठबंधन में कौन उम्मीदवार बेगूसराय लोकसभा के लिए सबसे कारगर हो सकते हैं? देखिए, 2019 का माहौल अलग था। 2019 में सीपीआई वाम दल अलग लड़ रही थी, राजद कांग्रेस अलग लड़ रहा था। तो यहाँ जो वोट टूटा और बटा, ये एक ही वोट था, क्योंकि जहाँ वोट का ध्रुवीकरण हुआ वो एक तरफ चला गया था। धार्मिक आधार पर आपने देखा कि पुलवामा अटैक को आधार बनाकर वोट मांगा गया। ये तो बाद में साबित भी हुआ कि वो प्री प्लान केस था, उस पर सतपाल मलिक ने भी अपनी बातें रखी थी। हम लोग अभी जो देख रहे हैं 24 में, तो 24 में उम्मीदवार चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सीपीआई का हो, चाहे राजद का हो, महागठबंधन के जो 3 प्रमुख घटक दल हैं, इनमें से किसी का भी उम्मीदवार हो, उसकी कह सकते हैं लक्ष्य एक होगी, वो होगी जनता को न्याय दिलवाना, महंगाई बेरोज़गारी से निजात दिलाना, जनता के हित की बात सदन में करना, बेगूसराय के जो मुद्दे हैं उनको सदन में उठाना। आप युवा प्रत्याशी के तौर पर भाकपा की नेत्री हैं, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? क्या आप बातचीत हो रही है आपकी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं भाकपा की नेत्री हूँ, भाकपा के लिए समर्पित हूँ और काम भी कर रही हूँ। अल्पसंख्यक वर्ग से आती हूँ, महिला हूँ, युवा हूँ, लेकिन अभी तक मेरी चुनाव लड़ने को लेकर किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व अगर ये फैसला ले ले कि हाँ लड़वाना है, तो कोई बात नहीं है, जो दायित्व मिलेगा उस दायित्व को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मोदी जी की गारंटी 5 किलो अनाज और 5 लाख की दवाई। मोदी जी अपनी ही गारंटी नहीं ले सकते हैं, अपनी पत्नी की गारंटी नहीं ले सकते हैं, तो वो भारत की जनता की क्या गारंटी लेंगे? जिस व्यक्ति ने विवाह के साथ फेरे लेने के बाद अपनी पत्नी की गारंटी नहीं लिया, वो जनता को 5 किलो अनाज देकर गारंटी, क्या वो हमें भिखमंगा बनाकर छोड़ना चाहते हैं? हमें काम चाहिए, हम अपने लिए 5 किलो अनाज ख़रीद लेंगे अगर हमें काम मिलेगा। हमें शिक्षा चाहिए, सस्ती शिक्षा चाहिए, हम शिक्षित होंगे तो हम अपने लिए रास्ता ढूंढ लेंगे। वो 5 किलो अनाज जो कोटा में राशन में मिलता है सड़ा गला, वो हमारी ज़िंदगी नहीं बदल सकता है। और जो 5 लाख इलाज की बात करते हैं, तो हम जब बीमार पड़ेंगे ही नहीं, अगर हम अच्छा भोजन करेंगे, अच्छे परिवेश में रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, तो हमें 5 लाख की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। पहली ज़रूरत हमारी है कि हमारा आसपास का परिवेश स्वच्छ हो, हम स्वस्थ हों, हम कुपोषण का शिकार नहीं हों, हमें अच्छा रोज़गार की व्यवस्था मिले, हमारे युवाओं को रोज़गार से जोड़ा जाए। तो वो क्या चाहते हैं कि सारी चीज़ों को ख़त्म करके हाथ में कटोरा दे दें, इस कटोरे में वो महीने में 5 किलो राशन डाल दें। अब उस 5 किलो राशन में आप खाइएगा, बच्चों को पढ़ाइएगा, क्या कीजिएगा, इतने ही गारंटी लेके वो मस्त हो गए। चुनाव में क्या मुद्दा बनेगा? अभी आपने देख रहे हैं जो बेगूसराय वायु प्रदूषण में विश्व में अव्वल जगह बना लिया है, इस पर आप क्या कहें? बिल्कुल, ये हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बेगूसराय में जो हमारी जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से कई सारे बीमारी के चपेट में आ रही है। प्रदूषण वर्ल्ड में पोल्यूटेड सिटी हुआ, हमारा IQ लेवल जो एयर का है वो 400 पार कर गया। ये कहीं ना कहीं सभी लोगों के लिए चिंतन का विषय है कि हम इस पर किस तरह कंट्रोल कर सकें। बेगूसराय जिसको बिहार की औद्योगिक नगरी भी कहते हैं, कई सारी इंडस्ट्री है यहाँ पर, रिफाइनरी है, फर्टिलाइज़र HURL है, थर्मल है, कार्बन फैक्ट्री है, पेप्सिको प्लांट है, लेकिन उससे निकलने वाले प्रदूषण पे कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने हाल के वर्षों में देखा कि NH बनने के दौरान
सड़क के दोनों ओर के लगे हुए हज़ारों वृक्षों को काट दिया गया। वृक्ष हमारे लिए वरदान है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके हमको ऑक्सीजन देते हैं। जब वो वृक्ष बड़ी मात्रा में कटे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आज हवा में घुल रहा है और कहीं ना कहीं वो हम अंदर लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। फ्लाईओवर का काम चल रहा है, कई ऐसे काम हैं जिसकी वजह कर हम प्रदूषण की चपेट में हैं। आज ज़रूरत है कि इंडस्ट्री से विकास होगा तो प्रदूषण बढ़ेगा ही। देखिए, रिफाइनरी को अपने फंड से, CSR फंड से प्रदूषण को रोकने का काम करना है। 8 किलोमीटर के अंदर कितना % वो काम कर रहा है, इस पर निगरानी की ज़रूरत है। हमारे जो सांसद महोदय हैं आते हैं, रशियन गेस्ट हाउस में ठहरते हैं, रिफाइनरी का मज़ा लेते हैं, चले जाते हैं। कभी उनको सुध हुई 5 साल में कि देखें हमारी जनता को किस तरह रिफाइनरी से हम दिला सकते हैं उनका जो अधिकार है? कभी उन्होंने सुध नहीं लिया। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, विकास हो, लेकिन विकास से होने वाले दुष्प्रभाव पर भी नज़र डालिए। उपाय कीजिए कि किस तरह वहाँ से निकलने वाला जो प्रदूषण है उसको हम रोक सकते हैं, किस तरह से हम यहाँ पर उस कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल कर सकते हैं। नए वृक्ष लगाने की व्यवस्था करें, क्योंकि जो वृक्ष कटा है उस तक उतने वृक्ष लगा पाएँ कि हम उस क्षतिपूर्ति को पूरा कर सकें। तो किसी चीज़ का कुछ नहीं है, बस हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो केवल और केवल बनकर रह गए हैं, मतलब कह सकते हैं चटुकार। उनको उनका लाभ है, उनका हिस्सा मिल रहा है। जनता के साथ जो होगा देखा जाएगा। रिफाइनरी का जो गाइडलाइन है कितना % उस मापदंड को वो पूरा कर रहा है, आज तक कोई इसका सुध लेने वाला है? अभी हमसे बात कर रही थी भाकपा नेत्री वो वार्ड पार्षद डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर, चुनाव को लेकर और ज़िले की समस्याओं को लेकर अपनी बात कही। लोकसभा का चुनाव सामने है और महागठबंधन से किसी प्रत्याशी का नाम अब तक तय नहीं हुई। इसी मुद्दे को लेकर इनसे बात हमने किया और बड़ी ही बेबाकी और खुलकर अपनी विचार को शगुफ्ता जी ने रखा। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।